हेलो एवरीवन। सो माई सेल्फ अंकुर सिंह, आई एम एन आईसीएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम बात करेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले काफी दिनों से काफी सारा मार्केट में पैनिक बना हुआ है और आप लोग भी काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। और मैं आपको आज अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि आगे मार्केट में क्या हो सकता है और आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आप सर्च कर सकते हैं। बिकॉज मार्केट का फॉल और मार्केट में अपसाइड और डाउनसाइड मार्केट का नेचुरल बिहेवियर है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आपको मार्केट में केवल अपसाइड, जब मार्केट चलेगा तो ही आप मार्केट में बने रह सकते हैं, या मार्केट लगातार डाउन साइड आता है या मार्केट फॉल कर रहा है तो ही आप बने रहेंगे। मार्केट के इस फेज में भी आपको हर फेज में मार्केट में ट्रेड करना आना चाहिए। मार्केट में मार्केट के सिनेरियो के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। अगर आप अपने आप को चेंज करते रहेंगे तो ही आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, अदरवाइज आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो आज मेरा जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो यही है, आर यू थिंकिंग market is going for big crash, और how can you use this fall like an opportunity? बिकॉज आप लोग सभी लोग जान रहे हैं क्रैश आने वाला है या क्या हो रहा है। जो क्रैश ऑलरेडी हो चुका है मार्केट में, आप देखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो 20% ज्यादा डाउन है। इवन मेरा पोर्टफोलियो अराउंड 15 to 16% डाउन है। ठीक है, तो इस मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं किसी का पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा अप हो। तो आज हम इसी सारे टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है कि अभी क्या चल रहा है, अगर आप देखेंगे तो मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि जब से आप देखेंगे वर्ल्ड मार्केट में मेन क्या हुआ है, इस वजह से पूरा सिनेरियो चेंज चल रहा है। क्योंकि यूएस मार्केट लगातार हाइस पे हाइस बना रहा है और हमारा मार्केट क्या हो रहा है, फॉल पे फॉल किए जा रहा है। इससे पहले क्या होता था, यूएस मार्केट कैसा भी जाए, चाहे यूएस मार्केट अप जाए या डाउन जाए, फिर भी हमारा क्या है, अप ट्रेंड कंटिन्यू बना रहता था। राइट, अब उसकी वजह से आप देखेंगे अप ट्रेंड तो कंटिन्यू बना रहता था, लेकिन जब से आप देखेंगे कि यूएस मार्केट स्ट्रांग हुआ है, यूएस मार्केट स्ट्रांग होने के पीछे क्या, यूएस मार्केट में पहले हमारे जो रिटेलर्स थे इंडियन मार्केट में रिटेलर्स लगातार बाइंग कर रहे थे। अब रिटेलर्स हमारे अपर लेवल पे स्टक हो गए, तो उनकी वजह से जब एफआईआई सेलिंग करना स्टार्ट कर दिए तो उसको भी बेसिकली डीआईआई उनका माल तो खरीद ले रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनके उनके स्टॉक चल नहीं रहे। तो जब ऊपर से मार्केट क्रैश करेगा, मेन लार्ज कैप में फॉल होगा, जिसकी वजह से हमारा जो मेन इंडाइसिस है, निफ्टी, बैंक निफ्टी या और भी जितने सेक्टोरियल इंडाइसिस है, अगर उनके इंडेक्स में फॉल होगा तो आप मान के चलो जो हमारे रिटेलर्स है नॉर्मल, जो थर्ड, अब हम थर्ड पावर बोलते हैं इंडिया में, थर्ड सुपर पावर, तो उनको भी पैनिक क्रिएट होगा, तो वो भी अपनी पोजीशन कट करेंगे। इस वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक चल रहा है। बट ग्लोबल मार्केट में ऐसा हुआ क्या कि आप एफआईआई लगातार इंडिया में बेच के दूसरी कंट्रीज में पैसे डाल रहे हैं, या वो जहां से जिस कंट्री से वो आए हैं उसी कंट्री में पैसे लगा रहे हैं। तो आप सबसे देखो, पहले तो ग्लोबल मार्केट में अभी कुछ दिन पहले, अराउंड 4 to 5 डेज पहले, बेसिकली यूएस के न्यू प्रेसिडेंट आ गए हैं, डोनाल्ड ट्रम्प। जो इससे पहले भी थे, जो 4 साल पहले 2020 तक उनका टर्म था, 2020 के बाद में उनका नया इलेक्शन हुआ वहां पे, फिर वो उसके बाद जो बाइडेन आए, अब फिर से इस बार इलेक्शन हुआ, तो अभी कौन जीत गया, डोनाल्ड ट्रम्प। अब डोनाल्ड ट्रम्प को जब हमने लास्ट सेशन लिया था तो उसमें हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका बनाना चाहते हैं। उसके लिए वो वहां की जो लोकल एक्टिविटीज है उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करेंगे, लोकल, आपको लोकल मतलब अमेरिका में होने वाली सारी एक्टिविटी को वो प्रमोट करेंगे। और बाहर की जितने भी अलग अलग कंट्रीज है, लाइक आपका चाइना, इंडिया, या आपको जो भी साउथ कोरिया या जापान, जो भी कंट्रीज है, वहां से आने वाली जो भी चीजें यूएस में एक्सपोर्ट की जाती है, वो कंट्रीज करती हैं, वहां पे वो टैरिफ और बैरियर लगाते हुए दिखेंगे। जिससे क्या होगा कि बाहर की चीजें महंगी होगी और इंडिया और अमेरिका में जो चीजें बनती है वो अमेरिकन के लिए सस्ती होंगी। इस वजह से वहां पे आप देखेंगे कि आपको जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप आए उस दिन ग्लोबल मार्केट ने अच्छा खासा उसको इंजॉय किया। बट लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया कि जो डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप केवल अमेरिका के लिए अच्छे हैं, ना कि रेस्ट ऑफ द मार्केट के लिए। इसलिए क्या, इसके आने के बाद में इसलिए मार्केट उस दिन तो अच्छा खासा चला, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे सारे ग्लोबल मार्केट में अच्छा खासा फॉल हुआ। चाहे आपका चाइना हो, चाहे आपका हांगकांग हो, चाहे जापान हो, साउथ कोरिया, कोई भी मार्केट हो, सब जगह अच्छा खासा फॉल हुआ है मार्केट। और उसके फॉल होने के बाद में उनका एक रीजन ये है कि भाई वो जितनी भी उनके यहाँ पे चीजें बनेंगी उस पे वो क्या, जितनी भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जितनी कंपनी होगी वहां पे यूएस में, कारपोरेट टैक्स है उसको कट कर देंगे। अब कारपोरेट टैक्स कम करने का सेंस क्या होगा, कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसपे वो कम टैक्स उनको पे करना पड़ेगा इंडिया आपको यूएस में बेचने के लिए। अब भाई अगर आपको कोई भी चीज, सपोज हमारे यहाँ इंडिया में 28% जीएसटी लिया जा रहा है, कोई भी चीज अगर आप बेचते हैं इंडिया में सर्विस टैक्स होता है, तो अगर वो 28% से अगर आप उसको घटा के डायरेक्टली 12%, 14% या 15% कर दोगे, तो आपको इजिली 13 से 14% का प्रॉफिट हो रहा है। जब भाई अब 13 से 14% का प्रॉफिट अगर गवर्नमेंट आपको सीधे सीधे देगी, तो आपका जो प्रोडक्ट पहले 100 रुपए में बिकता था वो कितना, 13-14% घटेगा, तो अराउंड 85-87 रुपीज का आ जाएगा। तो इतना अगर डिस्काउंट मिलेगा तो आप मान के चलो कि लोकल लोग तो ज्यादा खरीदेंगे ना।
सीधी बात की बाहर चीजों को आप बाहर की चीजें जो आ रही है सपोज चाइना से आ रही है, इंडिया से आ रही है, अगर उस पर आप टैरिफ लगा रहे हो, मतलब अगर वो इनको बेचा जा रहा है यूएस में, तो वहां पे टैक्स ज्यादा कर दिया जा रहा है, तो यूएस के लोग किसको प्रमोट करेंगे? सीधा सीधा वो डोमेस्टिक चीजें खरीदेंगे। इस वजह से वहां पे क्या हो रहा है कि वर्ल्ड मार्केट ने ये चीजें समझ ली, और उसके बाद से आप देखेंगे कि वर्ल्ड के अदर मार्केट में इसका नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। और इसी की वजह से आप देखेंगे तो जो डॉलर इंडेक्स है, डॉलर इंडेक्स क्या है? बेसिकली जो यूएस की इकोनॉमी को सीधा सीधा रिफ्लेक्ट करता है कि डॉलर इंडेक्स कभी भी बढ़ता है तो इसका वर्ल्ड के अदर मार्केट की जितनी भी करेंसीज है, चाहे आपका चाइना, चाहे आपका यूरोप हो, या आपको जापान हो, या इंडिया का रुपया हो, सब वीक होगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रॉन्ग होगा तो सब वीक होगा। इसका आपको इफेक्ट सीधा सीधा कमोडिटी में दिखेगा, क्योंकि यूएस क्या है? यूएस आपको एक सुपर पावर है, और जो भी वर्ल्ड में कोई भी ट्रेड होता है सब किससे ट्रेड करते हैं? यूएस की डॉलर में करते हैं, यूएस डॉलर में करते हैं। तो यूएस की डॉलर की जो करेंसी है वो एक हमारे लिए लीडर का काम करती है, बेंचमार्क का काम करती है। अगर बेंचमार्क का कोई काम करेगा तो आप मान के चलो, चाहे उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो अदर कंट्रीज वीक होता ही जाएगा उसका रुपया। इस वजह से आप देखें तो हमारा रुपया जो है ऑल टाइम लगातार लो पे लो बनाया जा रहा है। इस बार आप देखेंगे तो ऑल टाइम लो बना 84.30 का लो बना। इसकी वजह से भी एक रीजन है एफआईआई के इंडिया में सेलिंग का। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना। बट इसके बावजूद भी आप देखेंगे तो फेड चेयरमैन ने जो बोला, फेड चेयरमैन का जो उनका मेन बयान था कि वो हमारा रेट कट करेंगे, और इनके इलेक्शन से पहले, यूएस के इलेक्शन से पहले उन्होंने सितंबर में रेट कट किया 50 बेसिस पॉइंट, फिर 25 बेसिस पॉइंट नवंबर में किया। अब उनके ऊपर दिसंबर में आप देखेंगे तो यूएस का जो सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा है वो आपको, जो उनका एस्टिमेट था, मतलब जो पहले उनका इन्फ्लेशन डाटा था यूएस में वो 2.4 था, बट उसके बाद जो अभी 2 दिन पहले आया यूएस का सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा वो कितना आया? 2.6। बट उनका जितना एस्टिमेट था उतना ही आया। तो इसकी वजह से उनका जो मेन टारगेट होता है कि भाई उनका इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ गया, फिर भी उसके बाद भी फिर चेयरमैन ने बोला क्या, हम जो हमारा रेट कट है वो कंटिन्यू रखेंगे। हम जो 25 बेसिस पॉइंट दिसंबर में आपको करना है वो 25 बेसिस पॉइंट वो कट करते हुए दिखेंगे, चाहे भले गवर्नमेंट कुछ भी बोले, क्योंकि आपका जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो कभी भी अपनी इकोनॉमी को डाउन नहीं जाने दे रहा। कभी भी ऐसा आपको कभी नहीं, जैसा जो बाइडन देखते रहता है कुछ नहीं करता, ऐसा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन का दिमाग सब कुछ जगह चलता है कि भाई उसको कैसे अपनी इकोनॉमी को सर्वाइव करना है, कैसे क्या करना है, उसको सब कुछ मालूम है। तो आप मान के चलो कि दिसंबर में भी यूएस में रेट कट आते हुए दिखेगा, और रेट कट अगर होता है तो वो उनकी मार्केट लिए तो पॉजिटिव होगा ही होगा। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान में रख के चलनी है। ओके, अब इसके बाद में अगर आप एक देखें कि साथ ही साथ इंडिया का जो अभी कॉम्पिटेटर, इससे पहले इंडिया इमर्जिंग मार्केट था, और इंडिया अभी भी इमर्जिंग मार्केट है, वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। बस क्या है कि जब मार्केट एक सडन, आप जैसे कभी हाईवे पे चलते हैं तो मार्केट क्या है, आप हाईवे पे चलते हैं तो कभी कभी आपका स्पीड बहुत तेज रहता है, आप 120 किलोमीटर पर आवर चल रहे हैं, कभी 100 चल रहे हैं, बट कभी कभी आपको थोड़ा लेना पड़ता है, थोड़ा स्टे लेना पड़ता है कि भाई थोड़ा चलो फ्यूल ले लेते हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर चलते हैं आगे। तो इसी तरह भी इंडियन मार्केट में चल रहा है कि इंडियन मार्केट जो इतनी तेजी से ग्रो कर रहा था वो अभी क्या, थोड़ा सा होल्ड लिया है। गवर्नमेंट थोड़ा सा इस साइड से फोकस कम कर रहा है, और गवर्नमेंट जो अपनी जो पुरानी चीजें है ना उस पर थोड़ा ध्यान अभी कम दे रहा है। अभी गवर्नमेंट उस पर फोकस कर सकता है, क्योंकि अब हर तरफ से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो गवर्नमेंट फोकस करेगी, क्योंकि पहले जैसा हमारा मार्केट चल रहा तो कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा था, बट अभी क्या वहां पे चेंज हो रहा है। क्योंकि आप देखें तो एफआईआई यहाँ से बेच के कभी चाइना में पैसे लगा रहे, कभी जापान में लगा रहे, कभी साउथ कोरिया में लगा रहे, तो वो चीजें, और कनाडा के जो एफआईआई है वो बेसिकली इंडिया में सेल कर रहे थे, क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुआ था। बट इसके बाद भी अगर आप देखें, चाइना लगातार पिछले 1 ईयर से लगातार अपनी इकोनॉमी में स्टिमुलस पे स्टिमुलस दिए जा रहा है, फिर भी उसकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही भाई? क्योंकि आप ये मान के चलो, इससे पहले अगर आपको मालूम हो, यूएस में भी डेप्थ सेलिंग का एक इशू आया था। डेप्थ सेलिंग क्या होता है कि किसी भी कंट्री की टोटल जीडीपी पे इतना ज्यादा उस कंट्री ने लोन ले रखा है, मतलब हमारी अगर जीडीपी टोटल 3 ट्रिलियन या 4 ट्रिलियन की, तो उस पे उतना उन्होंने जीडीपी के बराबर टोटल लोन ले लिया, चाहे हमें आईएमएफ से लिया या किसी से भी उन्होंने लोन ले लिया है। अब कंट्रीज के ऊपर इतना लोन हो गया, अब जब इतना बर्डन हो गया तो आप भाई ये कंट्री कैसे चलेगा? तो इसी चीज को आप, चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन जा रही है, आप उनका क्या, मैन्युफैक्चरिंग का जो मेन पॉइंट था, पीक पॉइंट पहुंच चुका है मैन्युफैक्चरिंग पे, इसलिए अब क्या वो नई नई चीजों पे चाइना फोकस करते जा रहा है। अभी उनका जो टूरिज्म का वहां पे अगर आप देखेंगे, चाइना में जो टूरिज्म का डेवलपमेंट है, टूरिज्म सबसे ज्यादा टूरिज्म वहीं पे होता है वर्ल्ड का, अगर चाइना मार्केट में। बट चाइना में इस अभी क्या, जब से कोविड हुआ है तब से उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पे लोगों को भरोसा कम हो गया, क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो यूज एंड थ्रो होते ही, चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो वो खत्म। ठीक है, इस वजह से आपको देखने को मिल रहा है चाइना लगातार स्टिमुलस तो दे रहा है, लेकिन उसकी इकोनॉमी पे कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा। उनके यहाँ पे जो रियल एस्टेट का क्राइसिस है वो वैसा ही चल रहा है। बट उसके बाद भी अगर आप देखेंगे कि उनकी जो लोकल गवर्नमेंट है, मतलब उनकी एक तो पहली बात, उनके यहाँ पे एक मेन जो सेंट्रल में उनके काम करती गवर्नमेंट वो एनपीसी, नेशनल पीपल कांग्रेस है, जिन्होंने बेसिकली लास्ट टाइम डेप्ट
रीफाइनेंसिंग प्लान बनाए कि मतलब जो गवर्नमेंट पे इतना ज्यादा डेप्ट हो गया है उसको कैसे आपको नॉर्मलाइज किया जाए, ये डेप्ट को कैसे हम रीपे कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने लास्ट टाइम भी आपको, आप मान के जो 10 ट्रिलियन युआन का उन्होंने एक बार फिर से स्टिमुलस पैकेज दिया, ताकि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है ये इस पैकेज को मिलने के बाद में उनको रियल एस्टेट सेक्टर को आपका बूस्टअप दे, मैन्युफैक्चरिंग को बूस्टअप दे, अलग अलग सेक्टर को सबको बूस्टअप दे, और फिर वहां से जो टैक्स आएगा उससे गवर्नमेंट इससे अपने इस जो उन्होंने टैक्स ली, मतलब जो उन्होंने लिया है, लोन लिया है, डेप्थ लिया है, उसको वापस रीपे कर सके। बट इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा। और जब जब यूएस चाइना में कुछ भी स्टिमुलस की बात की जाती है, तुरंत हमारा मार्केट क्या, हमारे जो मेटल सेक्टर उस पर थोड़ा सा बूस्टअप आता है, उसके बाद भी वो मार्केट ठंडा हो जाता है। इसलिए चाइना, आप मान के चलो, चाइना अभी भी, आप कुछ एफआईआई बहुत दिन से बोल रहे थे कि इंडिया से पैसे निकाल के चाइना में डाले, लेकिन चाइना हमारा एक कोई बड़ा, देखेंगे तो चाइना एक बड़ा ऑप्शनल ऑप्शनल नहीं है कि आपको एफआईएस का वहां पैसा डालने के लिए। बाकी चाहे आपको जो नॉर्मल एफआईएस होते हैं, आप मान के जो स्विंग करने जाते हैं या आपको नॉर्मल वो होते हैं, अगर वो जाते तो उससे हमारा जो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ने, ठीक है, तो ये आप मान के चलो। बट एफआईआई जो यूएस में रैली चल रही है, उनके इलेक्शन रिजल्ट के बाद जो ट्रम्प की पॉलिसीज जो उन्होंने बनाई इकोनॉमी के लिए, वो अभी उनकी वजह से जो वहां के एफआईआई है वो बेसिकली सेल कर रहे हैं। और इंडिया में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एफआईआई अराउंड, तो अगर उन्होंने टोटल 100% उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा, तो 100% का अराउंड 8 से 9% ही निकाला है, पूरा पैसा निकाला। 9% में हमारा मार्केट इतना गिर गया। तो आप मान के चलो कि हमारे यहाँ वैसा में जब देखते हैं मार्केट इतने हाई पे है, तो थोड़ा पैसा निकालता है, तो एफआईआई भी निकाल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए इतना। लेकिन जब ये रिटर्न आएंगे ना, तो आप मान के चलो कि हमारा मार्केट फिर से बूम करते हुए दिखेगा। अब ये ग्लोबल मार्केट पर हमारे जो इंडियन मार्केट में चल रहा है वो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर का तो चल रहा है भाई, चलने दो जो चल रहा है, लेकिन हमारा मार्केट अभी तक जो लगातार बढ़ते जा रहा था, वो अभी क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है, इसके पीछे का रीजन है कि हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन रेट। इससे पहले आप देखेंगे तो 16 मंथ पहले जब आरबीआई ने अपना रेपो रेट चेंज किया था, रेपो रेट बढ़ाया था, इस वजह से बढ़ाया था क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में लगातार इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा था, हमारा इन्फ्लेशन भी 6% के ऊपर था। तो उस टाइम एफ आई आपने, हमारे आरबीआई गवर्नर बेसिकली उन्होंने रेट चेंज किया था, और रेपो रेट हमारा कितना 6.5% पहुंच गया था। अब 6.5 पे जब हमारा इन्फ्लेशन पहुंच जाएगा तो भाई आरबीआई गवर्नर सीधे सी बात उन्होंने बढ़ाएंगे। लेकिन उसके बाद से आप देखेंगे तो उसके बाद से कोई रेट कट नहीं हुआ, और हमारा इन्फ्लेशन 4 से 5% के बीच में काफी भरा है। लेकिन हमारे आरबीआई गवर्नर क्या कुछ ज्यादा एडवांस बनते हैं, कुछ टाइम पहले इनको सेंट्रल वर्ल्ड के बेस्ट सेंट्रल गवर्नर का अवार्ड मिला था, तो उसकी वजह से कुछ ये ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कुछ ओवर थिंकर भी है। तो वहां पे इन्होंने सोच के क्या बोला कि नहीं नहीं, हम रोक के रखेंगे, हम थोड़े दिन बाद बढ़ाएंगे। लेकिन आप एक चीज देखो, जो अभी हमारा इन्फ्लेशन का डाटा है वो कहाँ पे आया, हमारा इन्फ्लेशन डाटा है 6.21, और आरबीआई का जो मेन रेट है कि आरबीआई हमेशा आपको जो इन्फ्लेशन है वो 4% के नीचे रखना चाहता है। लेकिन आप देखो उसने बोला 2% का हम टॉलरेंस रेट भी रखते हैं, 2% मतलब 2% अगर ऊपर जाएगा तो हम रेट बढ़ाएंगे नहीं, बट हम रेट कंट्रोल करके रखेंगे, हम रेट कट भी नहीं करने जाएंगे। ये हमारा एक मेन पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंडियन मार्केट में जो अभी ये इस बार इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है, फूड इन्फ्लेशन। फूड इन्फ्लेशन क्या होता है कि जो नॉर्मल हमारे खाने पीने की जो चीजें हैं वो इतना ज्यादा उसका प्राइस बढ़ गया, तो उसके इन्फ्लेशन को जो मेजर किया गया उसकी वजह से हमारा जो टोटल इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हो गया। जो लास्ट टाइम आपका 5.2 के अराउंड आया था, इस बार 6.21, मतलब अराउंड 1% और सीपीआई इन्फ्लेशन नॉट आ गया। मतलब सीपीआई जो कंज्यूमर आपका कोर इन्फ्लेशन होता है, उसमें फूड इन्फ्लेशन का ज्यादा बड़ा रोल हो गया इस इन्फ्लेशन को इंक्रीज करने में। अब अगर आप एक चीज और देखो तो जो इन्फ्लेशन को कवर किया जाता है, जो इन्फ्लेशन को मेजर करने का तरीका है, ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को यहाँ पे अपना चेंज करना चाहिए। क्यों चेंज करना चाहिए भाई, क्योंकि आप इंडिया में जो चीजें हैं, आप अगर इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन है और इंडिया इतने बड़े पॉपुलेशन में आप किस साइड से जो आरबीआई हमारा बेसिकली इन्फ्लेशन को मेजर करता है, वो डिमांड साइड से करता है कि पब्लिक के साइड से कितना डिमांड आ रहा है। अब पब्लिक के साइड से डिमांड आने का चांस क्या है कि अगर पब्लिक तभी डिमांड करेगा जब पब्लिक के पास पैसा होगा। आप मानते हैं? अब आप मान के चलो, अगर कोई चीजें महंगी हो रही, सपोज हमारे यहाँ पे आलू टमाटर प्याज सब चीजें महंगी हो रही, अगर महंगी हो रही तो इंडिया में इतना पॉपुलेशन है, इंडिया में आदमी भले 2 किलो ना खाए, 1 किलो ना खाए, लेकिन 250 ग्राम तो लाएगा ना, 500 ग्राम तो लाएगा। लेकिन आरबीआई गवर्नर क्या चाहता है भाई, आदमी खरीदना ही बंद कर दे। भाई आदमी को जिसको अब किसी को अगर मान लो चिकन खाने की आदत है, हैबिट है, तो आप मान के चलो कि वो खाएगा, चाहे भले वहां पे 1 किलो प्याज की जगह आपको 250 ग्राम लगाएगा, लेकिन खरीदेगा ना, मानी बात खरीदेगा। तो इस वजह से आरबीआई चीफ का कहना है कि आरबीआई गवर्नर का ये कहना है, जब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा तब तक मैं इसको कट नहीं करूंगा। अब भाई आपको जो आपका मेजर करने का तरीका ना वो चेंज करो। आप आरबीआई रेट कट नहीं करोगे तो जो हमारे नॉर्मल किसान है, वो किसान क्या करेंगे भाई, वो भी तो लोन लेते हैं अपने यहाँ पे बुआई करने के लिए या कुछ करने के लिए, या तो आपको
फर्टिलाइजर पे आप सब्सिडी प्रोवाइड करो, गवर्नमेंट को इस साइड में कुछ आपको सब्सिडी प्रोवाइड करो, जिससे किसान क्या ज्यादा पैदावार करे, और ज्यादा पैदावार करेगा तो मार्केट में लाके वो बेचेगा सस्ता, तो ऑटोमेटिक फूड इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। इसकी वजह से आपको देखो एफएमसीजी की लग रही है, लगातार एफएमसीजी सेक्टर गिर रहा है, और इस वजह से बहुत सारी ब्रिटेनिया, एचयूएल सबने बोला कि हम आगे अपनी मार्जिन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जो अभी हमारा आ रहा है। इस वजह से आप देखेंगे तो एफएमसीजी में बहुत अच्छा करेक्शन देखने को मिला है। बट यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान देने वाली है कि इससे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे, रघुराम राजन, उन्होंने क्या बोला था अक्टूबर में, उन्होंने बोला कि कुछ टाइम पहले कि आपको फूड इन्फ्लेशन को, जो हमारा सीपीआई कोर इन्फ्लेशन डाटा है, इससे अलग कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो कोर इन्फ्लेशन डाटा है उस डाटे में जो आपको ये फूड इन्फ्लेशन है ये सीजनल होता है। मतलब आप देखो कभी सीजन में हमारे यहाँ पे जब ठंडियां होती है, नॉर्मल वेजिटेबल के रेट काफी गिर जाते हैं, किसानों को उनके एग्जैक्ट रेट भी नहीं मिलते, जो उनका मिनिमम प्राइस होना चाहिए वो भी नहीं मिलता, और जब कभी शॉर्टेज होता है तो एकदम शोर हो जाता है, मतलब अच्छा खासा प्राइस बढ़ जाता है। तो ये एक चीज है, फूड इन्फ्लेशन को इफेक्ट करती है, ठीक है। इसलिए लास्ट टाइम उन्होंने भी बोला था रघुराम राजन ने कि इसको हटा देना चाहिए, और ये क्योंकि हमारा जो मेन इकोनॉमी के जो ग्रोथ वाले सेक्टर, लाइक आपका मैन्युफैक्चरिंग हो या आपको कोल से हो या पावर से हो, वो सारी चीजें क्या, वो मेन इन्फ्लेशन का डाटा आपको बताता है, लेकिन आप फूड इन्फ्लेशन को बार बार इससे कनेक्ट कर रहे हो। इस वजह से हमारी जो, अगर आप कट नहीं करेंगे तो आप मान के चलो जो हमारे यहाँ पे जितनी भी आपको कंट्रीज है, मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज है, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी, और ग्रोथ स्लो हो जाएगी तो हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इस वजह से हमारे जो इंडिया के ये पीयूष गोयल, जो आपका देख रहे हो कपड़ा मिनिस्टर है अभी ऑलरेडी, तो उन्होंने भी बोला कि अभी आरबीआई को अपना रेट कट करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम अभी क्या 6.21 आ गया तो हम रेट कट नहीं, रेट बढ़ाने की भी सोच सकते हैं, तो भाई अगर आप ऐसा करोगे तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होते हुए दिख सकता है मार्केट में। क्योंकि आप अगर एक चीज फेड का देखो कि फेड का भी टारगेट 2% का था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो आरबीआई का टारगेट 4% के आसपास, और 4% आया भी, लेकिन उन्होंने कट नहीं किया। लेकिन फेड का देखो 2% नहीं आया, 2.4% आया, लेकिन फिर भी उन्होंने रेट कट कर दिया, क्योंकि जो फेड है वो फेड हमारे साथ साथ इन्फ्लेशन के साथ साथ बेरोजगारी, मतलब जो यूएस में बेरोजगार लोग हैं, कितने बेरोजगारी बढ़ रही है मार्केट में, कितना वाला लोग इन जॉब जा रही है, कंपनीज बंद हो रही, वो सब चीज को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन हमारा आरबीआई का केवल इन्फ्लेशन से मतलब, उनको रोजगार से मतलब ही नहीं, कंपनियां बंद हो रही क्या, और उनको कोई मैटर नहीं करता, इसलिए इनको यहाँ पे रेट कट करना चाहिए, अदरवाइज मार्केट में आगे चल के ये थोड़ा इकोनॉमी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अब हमारे पास अगर आप देखो साथ ही साथ इसके बाद एफआईआईस क्यों बेच रहा है इंडिया में, एफआईआईस के बेचने के कई सारे रीजन, मैंने आपको बताया कि चाइना लगातार स्टिमुलस पैकेज दे रहा है, स्टिमुलस पैकेज के देने की वजह से क्या, इंडिया में जो चाइनीज, जिनको लग रहा था इंडियन मार्केट काफी ओवर वैल्यूड हो गया, तो इस वजह से वो अपने पैसे निकाल के अलग अलग कंट्रीज में शिफ्ट कर रहे हैं, और जो जो इनको यूएस मार्केट अभी तक फॉल कर रहा था डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद से, कुछ लोगों ने पैसे वहां भी शिफ्ट किया। लेकिन उसके साथ ही साथ आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे जो सेबी चीफ, उन्होंने क्या बोला कि भाई वीकली एक्सपायरी सबकी बंद कर देगा। वीकली एक्सपायरी अगर आप बंद करते हो तो आप मान के चलो एफआईआई जो होते हैं वो पैसे कैसे कमाते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमाते हैं। आपको क्या नॉर्मल ये स्विंग करने आता है क्या, स्विंग कम करते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अलग टाइप के होते हैं एफआईआई में, जो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन से पैसे कमाते हैं, वो ज्यादा होता है। और फ्यूचर एंड ऑप्शन जीरो सम गेम होता है, आपको मालूम है, अगर आप पैसे बनाएंगे तो दूसरा आदमी पैसा लॉस करेगा। अगर वो लॉस करेगा तो अगर आप यही रूट को बंद कर दोगे तो भाई एफआईआई पैसे कहाँ बनाएगा, अगर पैसे नहीं बनाएगा तो वो इंडियन मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों रखेगा, उसको वर्ल्ड के अदर मार्केट में जहां भी आप देखेंगे, जहां से भी उसको बेसिकली अच्छा इन्वेस्टमेंट का मार्केट दिखेगा, कि जहां का मार्केट अभी अंडर वैल्यूड है, जहां पे अच्छी खासी ग्रोथ आने वाले टाइम में दिख सकती है, वहां वो अपना पैसा पार करेगा। इस वजह से आप देखेंगे कि जब से सेबी चीफ ने ऐसा बोला कि हम वीकली एक्सपायरी को कट करेंगे, कि मतलब जो हमारे रिटेलर्स, उसको 90% रिटेलर को लॉस हो रहा है और 10% को प्रॉफिट हो रहा है। 10% कौन है, स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट प्लेयर है उनको हो रहा है। इस वजह से वो इसको कंट्रोल किया, और तब से एफआईआई लगातार सेलिंग कर रहा है। एफआईआई को कई सारे रीजन वहां पे मिल गया। इसको टैकल करने के लिए उन्होंने क्या किया, एक्सचेंजेस को उन्होंने बोला केवल मेन इंडाइसेस की केवल वीकली एक्सपायरी होगी, बाकी नहीं। इस वजह से आप देखो तो बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म, और सबसे ज्यादा एफआईआई बैंक निफ्टी को ही मैनिपुलेट करता था एचडीएफसी में, चाहे 2000 करोड़ डाल ले या कभी निकाल ले, उसकी वजह से अप, उसकी वजह से डाउन, और वहां से उसको बहुत प्रॉफिट होता था। लेकिन वही बंद होने की वजह से आप देखो तो लास्ट एक्सपायरी हो गई वीकली, अब जो भी होगी बैंक निफ्टी को मंथली एक्सपायरी होगा। इसके साथ साथ इसका अलग रूट देने के लिए आप देखेंगे तो सेबी चीफ ने, मतलब सेबी ने क्या किया कि उन्होंने अप्रूवल दे दिया एनएससी को कि ठीक है 45 स्टॉक्स को एफएनओ में और ऐड करेंगे। मतलब अगर आप वीकली एक्सपायरी में पैसे नहीं बना पा रहे, चलो ठीक है हम आपको 45 और एफएनओ के स्टॉक देते हैं, आप वहां पे जाके अच्छे खासे पैसे कमाओ। इस वजह से आप देखो जो जो एफएनओ, जो जो नॉर्मल कैश वाले स्टॉक थे, वहां पे आप देखेंगे जहां पे अच्छी वैल्यूम थी, सबको उठा के एफएनओ में डाल दिया, फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो ये एक हिसाब से एफआईआई के लिए तो पॉजिटिव हो चुका कि ठीक है भाई चलो एफआईआई को पैसा कमाने के लिए हमने यहाँ से दे दिया। लेकिन जो इनका एक जो स्लोगन था कि हम रिटेलर्स को
फ्यूचर एंड ऑप्शन से बचाना है, उनके पैसे को सेव करना है, उनको लॉस नहीं होना चाहिए। वो रूल कहाँ गया भाई इनका? ये इन्होंने तो सीधा सीधा मुकर गए इससे। तो ये चीजें थोड़ी सी आपको ध्यान देने वाली है। और जिस हिसाब से आप देखिए कि जब से इन्होंने अप्रूवल दिया है, आप देखिए 2 दिन से एफआईआई की जो सेलिंग है वो कंट्रोल हो गई, 2500 करोड़ आ रही, फिर 1800 करोड़ आ रही। बट मार्केट में जो फॉल है वो इस टाइम पैनिक क्रिएशन में, जो आपको बड़े बड़े आपको देख रहे टेलीग्राम पे और आपको ट्विटर पे या यूट्यूब पे जो भी लोग हैं, कि बहुत बड़ा क्रैश आने वाला है, जिसकी वजह से लोग पैनिक में आके बेच रहे हैं। इस वजह से हमारा पोर्टफोलियो गिर रहा है। बट उसके बाद आप देखो कि जो जितने भी टीवी एनालिस्ट थे या जितने बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले थे, यही बोल रहे थे इंडियन मार्केट बहुत ओवर वैल्यूड है, अभी हमें नहीं खरीदना चाहिए और सब कुछ बेच के बैठना चाहिए। भाई अगर आपको बेचना चाहिए तो आप मार्केट में करेक्शन हो गया ना 15% आप खरीदो। बट अभी तक क्या फिर भी बोल रहे थे, और मार्केट 10% आपको 8 से 10% गिर गया, फिर भी यही बोल रहे थे। लेकिन आप देखो कल ही सीएनबीसी ने इंटरनेशनल बिजनेस समिट भी बुलाया। अब उस समिट में नीलेश शाह, जो बेसिकली नीलेश शाह है, आपको उन्होंने बोला कि यही एफआईआई जो बेच रहे हैं, मतलब अभी तक ये लोग बोल क्या रहे थे, इंडियन मार्केट काफी ओवर वैल्यूड है, अब आपको यहाँ से पैसे निकालने चाहिए। अब यही बोल रहे हैं कि एफआईआई जो बेच रहे हैं, यही एफआईआई जाके दोबारा हमारे मार्केट में खरीदेंगे तो इनको दुगना लगान देना पड़ेगा, दुगना दाम देना पड़ेगा। मतलब ये लगान मूवी का डायलॉग है, दुगना लगान देना पड़ेगा, उसको उन्होंने बोला दुगना दाम देना पड़ेगा। तो भाई दुगना दाम ठीक है देना पड़ेगा, इट्स ओके। बट आप ही लोग बोल रहे थे ना बहुत मार्केट ओवर वैल्यूड है, तो आपको इतना टेंशन लेने का नीड नहीं है। आपका पोर्टफोलियो कितना, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ का होगा। लेकिन जो बड़े बड़े फंड मैनेजर हैं, जिनके पास में 500 करोड़ का एयूएम है, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है, वही मार्केट को बैक लेके आएंगे। आपको इतना डरने का नीड नहीं है। साथ ही साथ आप देखोगे रामदेव अग्रवाल जो वो है, उन्होंने बोला कि एफआईएस बैक आते हैं मार्केट 30 हजार जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि हमारा इकोनॉमी चल रहा है, बट गवर्नमेंट अभी थोड़ा सा अपने राह से भटका है, वो गवर्नमेंट जल्दी ही बैक आएगा, तो इसमें कोई बड़ी बात हमारे लिए नहीं। अब इसके साथ सेबी ने एक और रूल लाया कि जो पहले आप लोग नॉर्मल एफएनओ के स्टॉक, एफएनओ का कुछ भी बाय करके छोड़ देते थे, उसको क्या, उसका आप कुछ भी बाय करते हैं तो मार्जिन अपफ्रंट मार्जिन देते, लेकिन पूरा पैसा नहीं देते उसको। क्या क्लियरिंग कारपोरेशन आपको टाइम भी नहीं देता था उस टाइम, ब्रोकर आपका। लेकिन अब टाइम नहीं दिया जाएगा। अगर आपने कुछ भी चीजें एफएनओ में बाय किया है तो वो आपको जैसे उसका टाइम मार्केट बंद होगा, वो सीधा क्लियरिंग कारपोरेशन वाला आपका कोई स्टॉक चाहे बेच देगा या प्लेज करके आपको पूरा पैसा ले लेगा। इसकी वजह से आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में, इसलिए 14 अक्टूबर से रूल लागू हुआ है, तो थोड़ा आपको आने वाले 2-4 दिनों में और थोड़ी सेलिंग आते हुए दिख सकती है। इसलिए आपको थोड़ा यहाँ पे सावधान रहना। सेबी का नया रूल है, एक बार आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि आपको इसमें क्या, पहले जो हमारा नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर था वो एफएनओ में जाके खरीद तो लेता था थोड़ी सी मार्जिन देकर, मतलब 1000 का ऑप्शन है तो 400 रुपए दिया, 600 रुपए हम बाद में दे देंगे जब बेचेंगे तो। लेकिन अभी क्या है, क्लियरिंग कारपोरेशन, सेबी ने क्लियरिंग कारपोरेशन को सीधा बोला भाई अगर ब्रोकर का इसमें कोई हाथ नहीं होगा, आपको अगर अपना पैसा लेना है किसी से क्लियर करना, सीधा आप उसका स्टॉक प्लेज करो या बेचो, जो भी करो, लेकिन आप ये मैटर को क्लोज करो और उनको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। अब आ जाओ स्मॉल कैप पोर्टफोलियो, जैसा कि हमारे जो पोर्टफोलियो होता है उसमें आता है स्मॉल कैप और मिड कैप होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप मिड कैप का अपर लेवल से जो इसका हाई लेवल था, जो प्रीवियस हाई था, आप देखेंगे 52 वीक का, ये आपका 19,600 के आसपास था। अब वहां से कहाँ आ गया स्मॉल कैप इंडेक्स, 17,600, मतलब ऑलमोस्ट 11% करेक्ट हो चुका। और मार्केट का एक फेज होता है कि 10% अगर मार्केट करेक्ट हो गया, वो किसमें फेज में आ गया, करेक्शन फेज में आ गया। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे इसके बाद क्या हुआ कि अगर इंडेक्स 20% से ज्यादा टूट जाता है अपने हाई से, तो ये कहाँ चला जाता है, एक बियर मार्केट में चला जाता है। तो अभी हमारा मार्केट केवल करेक्शन फेज में एंटर हुआ है, ठीक है। और इससे पहले जो रैली हुई थी, आप देखें हमेशा 100 डीएमए को, ये हमारा जो रेड वाला है 100 डीएमए, 100 डीएमए को टच करता बाउंस, 100 डीएमए को टच करता बाउंस। अब यहाँ पे 50 डीएमए से ही बाउंस किया, लेकिन इस बार देखो फिर 100 डीएमए आया, और 100 डीएमए को तोड़ने के बाद भी मार्केट ने अच्छा खासा रिकवरी करके एक बार ऊपर गया, लेकिन कुछ ग्लोबल माइक्रो रीजन की वजह से ये फॉल आ गया। अब इसमें क्या, ये 200 डीएमए के पास में आ गया, जो हमारे पास एक बड़ा मूविंग एवरेज होता है। अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो अच्छा खासा फॉल आता है। लेकिन मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा आपको स्मॉल कैप मिड कैप में 2 से 3% का फॉलो होगा, उसके बाद अच्छा खासा बाउंस आते हुए दिख सकता है। फिर अगर मार्केट में कुछ और रीजन हुआ तब हम देखेंगे, अदरवाइज हमें यहाँ से कोई बड़ा फॉल ऐसा नहीं लग रहा कि स्मॉल कैप यहाँ से क्रैश हो जाएगा, ठीक है। आप एक चीज और है कि लोग सर, कुछ लोग पूछते हैं कि आप सर आपने बोला था स्टॉक क्या अभी इंडेक्स तो 10 से 11% गया, लेकिन हमारा पोर्टफोलियो 20% गिरा। आप ये मान के चलो, जो भी इंडाइसिस होता है वो मेन बेंचमार्क होता है। मेन बेंचमार्क में आप ये मान के चलो कि अगर इंडेक्स 10% गिरेगा तो हमारा पोर्टफोलियो 20% गिरेगा, क्योंकि कुछ स्टॉक जो होते हैं उनका जो टोटल जो मूवमेंट होती है ना, वो इंडेक्स से ज्यादा होती है,
ठीक है, अगर इंडेक्स 1% बढ़ेगा आपका स्टॉक 2 से 3% बढ़ता है, क्योंकि आप देखो कभी कभी स्मॉल कैप इंडेक्स 2% बढ़ता है तो स्टॉक क्या कोई 20% बढ़ जाते हैं, कोई 10%, कोई 5%, कोई 6% ऐसा बढ़ता है। तो ओवरऑल एवरेज जो होता है ना स्मॉल कैप और मिड कैप का, वो इंडेक्स से ज्यादा के बीटा पे काम करता है स्टॉक सबका। तो जब भी अगर आपका बीटा ज्यादा होगा इंडेक्स के कंपेरिजन में, तो आपका मान के चलो कि इंडेक्स जैसा परफॉर्म करेगा, चाहे अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, तो उससे ज्यादा फॉल या अप ट्रेंड आपको आपके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगा। तो इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम आपको लेने की आवश्यकता नहीं, सर क्या होगा मेरा पोर्टफोलियो 20% गिर गया। आप यही मान के चलो अगर ये इंडेक्स यहाँ से 10% की रिकवरी कर गया ना, तो जो आपका स्टॉक 20% गिरा है वो अगेन आपके लेवल पे आते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद हम आते हैं मेन इंडाइसिस पे, जो हमारा निफ्टी। अब निफ्टी की अगर मैं आपको बात करूं तो निफ्टी आप देखिए, निफ्टी भी ऊपर से ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे करेक्शन, तो अपर लेवल से इसका 10% करेक्ट हो गया, मतलब ये अब इसमें आ गया करेक्शन फेज में। इससे पहले जब इसमें रैली शुरू हुई थी तो भी वो 200 डीएमए के नीचे थोड़ा सा आया, उसके बाद सपोर्ट किया। अब यहीं पे सारे बिग प्लेयर जितने मार्केट में जो लोग बोल रहे थे ना बेचो बेचो, अब वही खरीदने की बातें करेंगे। और आप देखें तो मार्केट में आपको नॉर्मल पीपल क्या सब यही बोल रहे हैं कि भाई अब मार्केट क्या क्रैश होने वाला है। मार्केट की कोई बात ही नहीं करता। जब मार्केट का ये फेज शुरू होता है ना जहां पे मार्केट गिरता है, उस टाइम कोई बात नहीं करता, सबको डर लगने लगता है और सब लोग मार्केट की बातें करना बंद कर देते हैं। अब जब ये मार्केट की बातें करना बंद कर दे, तभी आप समझ लो कि अब ये मार्केट का टर्न अराउंड पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से आप देखेंगे तो निफ्टी ऑलमोस्ट 10% करेक्ट हुआ, बट अभी कहाँ रहे 200 डीएमए के नीचे। अब 200 डीएमए के नीचे अगर आ रहा है तो आप मान के चलो, इससे पहले निफ्टी 200 डीएमए के नीचे कब गया था, मार्च 2023 में। अगर मैं आपको थोड़ा सा चार्ट दिखाऊं तो मैं आपको एक मिनट जस्ट मिनट में चार्ट दिखा देता हूं। इससे पहले आप देखेंगे तो निफ्टी का जो इंडाइसिस है 200 डीएमए के नीचे कब गया था निफ्टी, ये अप्रैल 2023, मतलब मार्च से अप्रैल 2023 में इंडेक्स गया था। लेकिन आप देखो 200 डीएमए के नीचे गया, डबल बॉटम बनाया, और बॉटम बनाने के बाद निफ्टी अच्छी खासी रिकवरी हुई। उसके बाद कभी भी 200 डीएमए को टच करने नहीं आया, और लगातार ये क्या 21 ईएमए पे, 21 ईएमए से एक बार 50 डीएमए के नीचे, एक बार 100 के नीचे। देखो 100 पे के नीचे, 100 के नीचे डबल बॉटम बना के फिर अच्छी खासी शार्प रिकवरी होते हुए दिखी हमें। तो सेम यही प्रिडिक्शन मुझे अभी भी लग रहा है कि ऐसा कोई बड़ा करेक्शन ऐसा नहीं आने वाला कि निफ्टी, कुछ लोग बोलते हैं 12,000 आएगा 15, ऐसा कुछ भी नहीं है। 200 डीएमए के नीचे आएगा, कुछ दिन मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद हमें फिर से अप ट्रेंड आते हुए दिख सकता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अगर मैं आपको रीजन बोलूं तो सबसे पहले हमारे पास जो रीजन है कि अभी मार्केट फॉल कर रहा है। अब जो एफ आई आई वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद जो सेलिंग कर रहा था वो उनका रीजन गया। अब यूएस में जो पोस्ट इलेक्शन के बाद में जो रैली होनी थी वो भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अब यहाँ से डाउ जैसा भाग रहा है वैसा नहीं भागने वाला, अब मान के चलना। ठीक है, तो अब वहां से जो रैली होनी थी वो तो हो चुकी। अब हमारे पास क्या रीजन है कि भाई हमारा जो रिजल्ट सीजन था, रिजल्ट की वजह से लार्ज कैप जो एफ आई आई बेच रहे थे, सिलेक्टेड स्टॉक जिसका रिजल्ट खराब है उसको बेचो, सीधा बेचो तुरंत। अब ये क्या खत्म, रिजल्ट सीजन आज से खत्म हो गया। अब रिजल्ट सीजन कुछ नहीं बचा। अब रिजल्ट सीजन कब आएगा हमारा, जनवरी में आएगा। जनवरी तक अगर हम देखें तो हमारा जो फेज खत्म हो गया। अब जहां पे लोगों को ये दिखेगा कि जहां पे रिजल्ट अच्छे आ चुके, जिनका रिजल्ट ऑल टाइम हाई है, सेल्स ईपीएस आपको नेट प्रॉफिट सब कुछ ऑल टाइम है, वहां पे उस स्टॉक को आप पिक करेंगे। पिक करने के बाद वो वहां पे बाइंग शुरू करेंगे। अब बाइंग जब शुरू करेंगे तो आप ये मान के चलो कि अभी तो ये क्या नवंबर आपका 15 हो गया, 15 दिन बचे। अब दिसंबर के एंड से सीधा हमारे मार्केट में कौन सी रैली स्टार्ट होगी, प्री बजट रैली। प्री बजट में क्या आपको देखेंगे तरह तरह के अपडेट आने शुरू होंगे। गवर्नमेंट सेक्टर पे ये फोकस करने वाला, इंश्योरेंस सेक्टर को ये देगा, रेलवे के लिए ये देगा, डिफेंस के लिए ये देगा। तो हर सेक्टर में आपको प्री बजट रैली आपको दिसंबर एंड से आनी शुरू हो जाएगी। और जिस हिसाब से इन्फ्लेशन अभी इंक्रीज है, इन्फ्लेशन जब अपने पीक पे पहुंच जाता है तो पीक के बाद वो कूल ऑफ होना, थोड़ा भी अगर लोगों को ये मिल गया ना एक्सपेक्टेशन कि वहां से अगर हमको थोड़ा सा भी कूल ऑफ होने की बात होगी, तुरंत मार्केट आपका अच्छी खासी रिकवरी दे देगा। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल डरने का नीड नहीं है। अगर आपके पास में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वगैरह में, तो आप अपनी एसआईपी को रोकने का नीड नहीं है। जितना आप नीचे लेंगे उतना तेज मार्केट बाउंस करेगा, ये आप मान के चलना। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे जो हमारे लिए एक बड़ा पॉइंट है। ओके, तो अब इससे पहले अगर मैं आपको और दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, निफ्टी व्यू हमारा कंप्लीट। अब आप अगर देखें तो मार्केट इससे पहले भी बहुत बार क्रैश हुआ है पास्ट में, और हर बार क्रैश के बाद मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया ही बनाया। अगर आप नॉर्मल देखेंगे तो हर्षद मेहता के टाइम 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था, उस टाइम मार्केट 51% फॉल किया था, 54%। और उस टाइम रिकवरी कितनी हुई थी, 2 साल 4 महीने में हुई थी। साथ ही साथ डॉट कॉम बबल बर्स्ट जो 2000 में आया था, 2000 में मार्केट का 58% का 58%, और 2 साल 3 महीने में
अच्छी खासी पूरी रिकवरी करके उससे ज्यादा मार्केट रिकवर हो। लेकिन उसके बाद देखो 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में आप देखेंगे तो टोटल 61% करेक्ट, और उस टाइम पे 1 साल 8 महीने में पूरी रिकवरी हो गई। उसके बाद आप देखो कोविड क्रैश में 2020 में मार्केट फॉल कितना 38% हुआ, और रिकवरी टाइम 8 महीने में पूरी रिकवरी हो गई। तो आपको ये मान के चलो कि जैसे जैसे मार्केट में, इंडियन मार्केट में जिस हिसाब से हमारा इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लोगों में तरह तरह से लोगों के पास इन्वेस्टमेंट के आइडियाज, मतलब लोगों को सबको आजकल इन्वेस्ट करना है, अपने फ्यूचर के लिए सेव करना है, तो वो लोग ऐसे पोस्टें ढूंढते हैं जहां से उनका पैसा धीरे धीरे कंपाउंड हो लेकिन बढ़े। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च करते हैं। मार्केट से अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे आप एफडी में रखो 6%, 7%, 8% मिलेगा, कुछ नहीं होने वाला उससे। उतना तो हमारा इन्फ्लेशन चल रहा था, 6%, 7% आपको वो मिल रहा है एफडी, उस पे आपको एफडी रेट मिल रहा है, उस पे क्या मिलेगा आपको? इन्फ्लेशन से कोई मतलब नहीं, मतलब आपको जो पैसा है आपको वही रखो, सीधी सी बात। इसलिए लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने आएंगे आएंगे। जितना रिटेलर्स का आपको बड़ी से बिजनेस मार्केट में बढ़ेगा, उतना बड़ा अगर क्रैश आता है तो उससे ज्यादा फास्ट आपको रिकवरी आते हुए दिखेगी। इस हिसाब से आप देखो 2 साल 4 महीने फर्स्ट वाले में, सेकंड में आपको देखो 2 साल 3 महीने, इसमें देखो 61% क्रैश हुआ, लेकिन 1 साल 8 महीने में पूरा रिकवरी। और आप कोविड क्रैश देखेंगे 38% का क्रैश केवल 8 महीने में कंप्लीट हो गया। इस वजह से जितना मार्केट करेक्ट हो उससे फास्ट रिकवरी आएगी, आप ये मान के चलना। और एक चीज और मार्केट में ध्यान रखना कि जब आपको कभी कोई लोग बोलते हैं कि सर मुझे इन्वेस्ट करना है या कैसे करना है, तो जब मार्केट में स्टॉक का रेट अच्छा होगा ना, जब भाव अच्छा होगा, तो आपको कभी भी मार्केट अच्छा नहीं होगा। अगर मार्केट अच्छा होगा तो आपको भाव अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये मान के चलना कि जब भाव अच्छा हो और मार्केट खराब हो तो ही इन्वेस्ट करने का सबसे अच्छा टाइम है। और आपदा में अपॉर्चुनिटी अगर आपने सर्च करना ढूंढ लिया ना, चाहे आपका लाइफ हो या मार्केट, आप हमेशा खुश रहेंगे। ठीक है, इतना टेंशन लेने का नहीं है, केवल अपॉर्चुनिटी ढूंढो और इन्वेस्ट करो। अब इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको देखो अभी आपको क्या करना है, व्हाट शुड हैव टू डू नाउ, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन में आपको क्या, स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बनाओ, अच्छे बिजनेस की। आपको बिजनेस पे फोकस करना है, केवल फंडामेंटल हो, केवल टेक्निकल पे मत जाओ। बिजनेस कौन सा फ्यूचर के अकॉर्डिंग कौन से बिजनेस में कितना ग्रोथ हो सकता है, चाहे आपका डाटा सेंटर हो, आपका चाहे हाइड्रोजन व्हीकल हो, या आपको हाइड्रोजन फ्यूल हो, आपको जो भी सेक्टर जहां पे फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती है उसकी आप एक लिस्ट बनाओ, और उसके बाद उसमें स्टॉक्स में अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग 20% 30% जैसा भी आपको इन्वेस्ट करना वो आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या, ट्राई टू मेक बकेट ऑफ वाइज स्टॉक। आप अपने अकॉर्डिंग बकेट बना लो, हर स्टॉक में कौन से सेक्टर में कौन से स्टॉक को रखना है, कौन सा रखना है। उसके बाद उसमें आप नॉर्मली एसआईपी करो और आराम से इन्वेस्ट करके सीधे से बैठो। जब मार्केट रिकवर होगा ना तो यही पैसा आपको बना के देगा। जैसा म्यूचुअल फंड बनाता है अपना बकेट, वैसा आप अपना बकेट बना सकते हो। और इसके बाद में आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि नेक्स्ट बिग ट्रिगर मार्केट के लिए क्या, बजट। अब बजट में इस बार निर्मला सीतारमण ने कल ही इंडिकेशन दिया, इस बार हम बजट में जो हमारा नॉर्मल टैक्स स्लैब रेशियो हम उसको बढ़ाने के फिराक में, मतलब जो हमारा नॉर्मल पहले आप 3 से 4 लाख का मिनिमम, उसको बढ़ा के 7 से 8 लाख का प्लान है। और ऊपर में अपर जो क्राइटेरिया है उसको भी अच्छा खासा इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको बिल्कुल डरना नहीं। इस फॉल में अच्छा खासा आपको इन्वेस्ट करते रहो, मार्केट हो या वो, सबको ऊपर ही जाना, मार्केट हो या इंसान, लास्ट में वो ऊपर ही जाता है। आपको इतना टेंशन लेने का नीड नहीं है। आपको बस ये ध्यान रखो कि इंट्राडे ऐसे मार्केट में बचो, अदरवाइज आपको अगर लॉस होगा तो आपका एसएल जाएगा, एसएल जाएगा तो आपको आपकी कैपिटल जाएगी। तो कैपिटल थोड़ा बचा के रखो, मार्केट रिकवर होगा तो आपको जितना आपका लॉस है सब 1 महीने में कवर हो जाएगा। ओके, अब बाकी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। हमारे टीम से जुड़ने के लिए आप नॉर्मली इस चैनल पे आपको इसको स्कैन करके हमारे ग्रुप से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आपको मैं जल्दी ही, हम आपको सेक्टोरियल वाइज अपना टीम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको पर स्टॉक चाहे डाटा सेंटर का पूरा लिस्ट हम शेयर करें। अगर मुझे 200 से 250 लाइक मिलता है इस वीडियो पे तो नॉर्मली मैं आपको इसका पूरा 1 बाय 1 स्टॉक का आपको लिस्ट बना के हम प्रोवाइड करेंगे। उसका फंडामेंटल कैसा है, आपको टेक्निकल कैसा है, बिजनेस कैसा है, सब पे हम बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू एवन, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।